हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 26 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया और कौन सी कंट्री आपस में एग्री हुए हैं कि एक दूसरे के ऑफिस को इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी और इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिंग अथॉरिटी के तौर पर मान्यता देंगे। तो रिसेंटली इंडिया और जापान आपस में एग्री हुए हैं। ये देख लीजिए, रिसेंटली इंडिया और जापान आपस में एग्री हुए हैं कि वे एक दूसरे के ऑफिस को इंटरनेशनल सर्चिंग अथॉरिटी यानी ISA और इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिंग अथॉरिटी यानी IPEA की मान्यता देंगे। एक्चुअली रिसेंटली जापान और इंडिया के बीच में 4th रिव्यू मीटिंग थी DPIIT और जापान पेटेंट ऑफिस। उसमें एक मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन हुआ था इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी पर। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, रिसेंटली इंडिया ने किस कंट्री के साथ इंडस्ट्रियल कॉपरेशन पर मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन साइन किया है? तो जापान के साथ। इस मेमोरेंडम ऑफ कॉपरेशन के तहत जापान और इंडिया के पेटेंट ऑफिसेस के बीच में एक पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे बनाया गया है अगले 3 वर्षों के लिए। ये याद रखिएगा। जापान की बात करें तो टोक्यो इसकी कैपिटल है। करेंसी क्या है? जापानीज येन। प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान की? योशिहिदे सुगा। और एम्पेरर कौन है? नरोहितो। नरोहितो के एम्पेरर बनने के बाद जापान में रीवा एरा की शुरुआत हो गई थी। कुछ समय पहले ही मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन हुआ था जापान और इंडिया के बीच में, ताकि इंडिया इंप्रूव्ड इरिगेशन फैसिलिटी को अचीव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर किस डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर ये 25 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 25 मार्च को। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन द्वारा इस बार फिर से 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर ऑब्जर्व किया गया। क्यों ये 25 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है? क्योंकि 25 मार्च 1985 को एक जर्नलिस्ट थे एलेक कोलेट, इनका अपहरण कर लिया गया था। ये काम कर रहे थे UNRWA के लिए। कहाँ पे काम कर रहे थे? फिलिस्तीन में काम कर रहे थे। वहीं पर इनका अपहरण कर लिया गया था। इसीलिए 25 मार्च को हर वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर के तौर पर मनाया जाता है। बाद में ये जो एलेक कोलेट है, इनका 100 मिला था। कब? 2009 में मिला था। लेबनान में एक बेक्का वैली है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं बेक्का वैली कहाँ है? लेबनान में। तो वहीं पर इनका 100 मिला था, यानी डेड बॉडी मिली थी एलेक कोलेट की, जिनकी याद में ये डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन की बात करें, 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुतेरेस। यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर हैं टोटल? 193। 2 ऑब्जर्वर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली बंगबंधु, बांग्लादेश के संस्थापक, बंगबंधु को ट्रिब्यूट देने के लिए मोइत्री नाम के एक नए राग को किसने कंपोज किया है? तो मोइत्री एक नया राग है जिसको पंडित अजय चक्रवर्ती ने कंपोज किया है। ये देख लीजिए, ये हैं बंगबंधु, बांग्लादेश के संस्थापक हैं, बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट, बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बंगबंधु। इनकी याद में रिसेंटली पंडित अजय चक्रवर्ती द्वारा एक नया राग बनाया गया है मोइत्री। इतना याद रखिएगा। मोइत्री राग जो है 3 कंपोजिशन में अवेलेबल होगा, संस्कृत, हिंदी और बंगाली लैंग्वेज में। तो बंगबंधु की याद में एक मोइत्री राग बनाया गया है। किसने बनाया? पंडित अजय चक्रवर्ती ने। कल ही मैंने आपको बताया था बंगबंधु को यानी शेख मुजीबुर रहमान जी को 2020 का गांधी पीस प्राइज दिया गया है। ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इन्होंने ISSF वर्ल्ड कप नई दिल्ली में गोल्ड मेडल जीत लिया है। आपको बताना है किस इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ये बिलोंग करते हैं MP से, मध्य प्रदेश से। ये हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। रिसेंटली जो नई दिल्ली में ISSF वर्ल्ड कप हो रहा है, उसमें मेंस 50 मीटर 3 पोजीशंस जो इवेंट हुआ है उसमें गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह, इंडिया के यंगेस्ट शूटर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप गोल्ड जीता है 3 पोजीशन इवेंट में। अभी तक किसी ने भी नहीं जीता है। आपको पता ही है दिल्ली में ISSF वर्ल्ड कप हो रहा है इस समय। इंडिया अभी तक 8 गोल्ड मेडल जीतना है। वैसे भी शूटिंग में इंडिया को कोई पीछे कर पाए ऐसा मुश्किल ही होता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह का नाम रखिएगा, शूटर हैं, MP से बिलोंग करते हैं और हिस्ट्री में अभी तक यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है 3 पोजीशन इवेंट में 50 मीटर राइफल। 20 वर्ष के हैं। ISSF की बात करें, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, 1907 में स्थापना हुई थी। म्यूनिख जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर लेजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच द्वारा फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए इंडिया का रिवाइज्ड GDP ग्रोथ एस्टिमेट क्या है? तो फिच के अनुसार इंडिया फाइनेंशियल ईयर 21 में 12.8% के हिसाब से ग्रो करेगी। पहले फिच ने कहा था कि इंडिया की ग्रोथ रेट 11% होगी, लेकिन रिसेंटली फिच ने कहा है कि इंडिया की ग्रोथ रेट 12.8% होगी, जो फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। फिच
ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है उसी में इसने ये प्रेडिक्ट किया है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि कई सारी एजेंसीज जो है ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन करती हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि फिच की स्थापना हुई थी 1913 में। हेडक्वार्टर सभी मोस्टली जो फेमस क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उनका यहीं पे है, जैसे मूडीज हुई, S&P हुई और फिच, तीनों का न्यूयॉर्क में ही है। CEO कौन है फिच के? पॉल टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा 1300 लाइट कॉम्बैट व्हीकल किस कंपनी से प्रोक्योर किए जा रहे हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के बीच में एग्रीमेंट हुआ है 1300 लाइट कॉम्बैट व्हीकल्स के लिए। ये देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के बीच में 1300 लाइट कॉम्बैट व्हीकल के लिए एग्रीमेंट हुआ है। टोटल कॉस्ट क्या है इसकी? 1056 करोड़ यानी 1056 करोड़ की कॉस्ट से इंडियन आर्मी में ये शामिल किए जाएंगे 1300 लाइट कॉम्बैट व्हीकल। अगले 4 वर्षों में ये 1300 आपके लाइट कॉम्बैट व्हीकल देने हैं महिंद्रा द्वारा। किसको? डिफेंस मिनिस्ट्री को। इतना याद रखिएगा। कुछ समय पहले ही डिफेंस मिनिस्ट्री ने 4390 के आसपास, आपको पढ़ाया था मैंने, आर्टिलरीज शामिल करने के लिए जो एग्रीमेंट किया है। किसके साथ? BDL के साथ। अब ये 1300 लाइट कॉम्बैट व्हीकल के साथ डिफेंस मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट किया है। 1300 लाइट कॉम्बैट व्हीकल शामिल करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट किया। किसके साथ? महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए देखो अपना प्रदेश कैंपेन किसने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश ने देखो अपना प्रदेश कैंपेन लॉन्च किया है। ये देख लीजिए, ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। इसने देखो अपना प्रदेश कैंपेन लॉन्च किया है ताकि टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। पैंडेमिक के कारण अरुणाचल प्रदेश में या फिर हर इंडियन स्टेट में टूरिज्म ठप हो गया है। इसको देखते हुए अरुणाचल प्रदेश द्वारा देखो अपना प्रदेश कैंपेन लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। आपको पता ही है, कुछ समय पहले ही PM मोदी ने देखो अपना देश कैंपेन लॉन्च किया था, उसी से ये कॉन्सेप्ट आया, देखो अपना प्रदेश अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल आपको पता ही है। चीफ मिनिस्टर कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। और कुछ समय पहले यूरेनियम के जो है कुछ टेसेस मिले हैं अरुणाचल प्रदेश में, देखते हैं बाकी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1988 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी। ये देख लीजिए, रिसेंटली सेबी इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसने परपेचुअल बॉन्ड्स की जो नॉर्म्स हैं उनको रिलैक्स कर दिया है। पहले ये बेसल 3 एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स का जो मैच्योरिटी पीरियड था वो 10 वर्ष था, लेकिन सेबी ने कहा है कि 1 अप्रैल 2021 से ये रेसिडुअल मैच्योरिटी होगी इनकी 100 ईयर्स, यानी धीरे धीरे बढ़ाकर इनको 100 ईयर्स किया जाएगा। अप्रैल 2023 तक ये जो रेसिडुअल मैच्योरिटी होगी बेसल 3 एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स की वो 100 ईयर्स हो जाएगी। अभी 10 ईयर्स है, हर 6 महीने में इनको 10 वर्ष बढ़ाएगा, यानी कि 20 वर्ष हो जाएगी, फिर 6 महीने में 30 वर्ष हो जाएगी। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे ये 100 ईयर्स हो जाएगी। कब से? अप्रैल 2030 से। तो रिसेंटली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा परपेचुअल बॉन्ड्स की नॉर्म्स को ईज कर दिया गया है। 10 वर्ष इनका मैच्योरिटी पीरियड है, हर 6 महीने में 10 वर्ष बढ़ाकर अप्रैल 2023 तक 100 ईयर्स करना है। बात करते हैं सेबी की, तो 12 अप्रैल 1988 को स्थापना हुई थी, लेकिन एक्ट कब पास हुआ था? 1992 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। चेयरपर्सन कौन है? अजय त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैत्री एक्वाटेक, इन्होंने किस शहर में इंडिया का नहीं वर्ल्ड का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया है? तो एयर कियोस्क से मोबाइल वाटर फैसिलिटी किसने स्थापित की है? मैत्री एक्वाटेक ने। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। ऐसा पहली बार हुआ है कि कहीं पे आपको मोबाइल वाटर फैसिलिटी मिले, वरना एक जगह पे फिक्स होते हैं ना, देने नहीं जाते दूर दूर तक पानी के लिए। तो वर्ल्ड का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया गया है विशाखापट्टनम में। जो ग्रेटर विशाखापट्टनम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने प्रोजेक्ट सेवा सस्टेनेबल इंटरप्राइजेस फॉर वाटर एंड हेल्थ के तहत ये वर्ल्ड का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क स्थापित किया है। ये जो मोबाइल कियोस्क है वाटर का, ये USAID और HWN का इनिशिएटिव है। HWN मतलब सेफ वाटर नेटवर्क। इस तरह के वाटर कियोस्क स्थापित करने के लिए USAID द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ एग्रीमेंट किया जा चुका है। USAID की बात करें, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, 1961 में स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडर है जॉन N F कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो US प्रेसिडेंट हैं बिडेन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सर्जन जनरल किस इंडियन अमेरिकन को बनाया गया है? तो रिसेंटली अमेरिका में सर्जन जनरल अपॉइंट किया गया है विवेक मूर्ति को। ये देख लीजिए, ये हैं विवेक मूर्ति, दूसरी बार अमेरिका में सर्जन जनरल बने हैं। इस बार बिडेन प्रेसिडेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में बने हैं। इससे पहले ओबामा के कार्यकाल में बन चुके थे 2011 में।
लेकिन 2017 में इनको ट्रंप ने बाहर निकाल दिया था। अब बिडेन वापस जीत गए हैं तो बिडेन ने इनको सर्जन जनरल बना दिया है। याद रखिएगा, विवेक मूर्ति बिडेन के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सर्जन जनरल बनाए गए हैं। यूएसए में जो इस समय प्रेसिडेंट हैं वो 46 जो बिडेन प्रेसिडेंट हैं। यूएस के ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है? कमला हैरिस। और हाउस की स्पीकर कौन बनी है? नैन्सी पेलोसी, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसकी बात कर रहा हूं मैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड की फर्स्ट शिप टनल किस कंट्री में बनाई जा रही है? तो विश्व की पहली जो पानी वाले जहाज होते हैं उनके जाने के लिए टनल बनाई जा रही है सुरंग नॉर्वे में। कहाँ पे? नॉर्वे में। ये देख लीजिए, वर्ल्ड की पहली शिप टनल को नॉर्वे में बनाया जा रहा है। इस शिप टनल का नाम क्या होगा? स्टैड शिप टनल। नाम याद रखिएगा, स्टैड शिप टनल। टोटल 1.7 किलोमीटर लेंथ होगी। 16,000 टन के जहाज इससे बाईपास हो सकते हैं। इसको बनाया जा रहा है स्टैड हैवेट सी, स्टैड हैवेट सी में। इतना याद रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजिंग नाम है। स्टैड शिप टनल को स्टैड हैवेट सी में बनाया रहा है नॉर्वे द्वारा। 16,000 टन के जहाज निकल सकते हैं। 1.7 किलोमीटर लंबी टनल है। 39 मीटर हाइट होगी टनल की और 36 मीटर जो है चौड़ाई होगी। 2022 तक 2022 में इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा और 3-4 वर्षों में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्वे की बात करें, कैपिटल है ओस्लो, करेंसी क्या है? क्रोन, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? एर्ना सोलबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी इंडेक्स 2020 यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है? तो इस बार इंडिया की रैंक है 40th रैंक है। ये देख लीजिए। रिसेंटली GIPC यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसके द्वारा आईपी इंडेक्स 2020 के लिए जारी कर दिया गया है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक है 40। टोटल 53 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया है। ये 9th एडिशन जारी हुआ है आईपी इंडेक्स का। इंडिया की रैंक क्या आई है 2020 में? 40। 2019 में इंडिया की रैंक क्या थी? 36। याद रखिएगा, 53 कंट्रीज में इंडिया ने 40वीं पोजीशन हासिल की है। स्कोर क्या है? 38.4 आउट ऑफ 100। स्कोर याद रखिएगा, रैंकिंग याद रखिएगा, दोनों वर्षों के लिए, इस बार के लिए और 2019 के लिए। इसका मतलब इंडिया की रैंक में जो है 4th प्लेसेस का नुकसान हुआ है। ये आईपी इंडेक्स को टॉप किसने किया है? तो हमेशा की तरह यूएस ने टॉप किया है। सेकंड पे आया है यूके, थर्ड स्वीडन। इंडिया की रैंक याद रखिएगा 40 है आउट ऑफ 53 कंट्रीज। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर 2007 में स्थापना हुई थी। यूएस की एक फर्म है जो कि आईपी इंडेक्स जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट किस स्मॉल फाइनेंस बैंक को दिया गया है? तो ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट दिया गया है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक को। ये देख लीजिए, ESF है स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट दिया गया है। देखिए, ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टीट्यूट द्वारा ये ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट दिया जाता है। थर्ड पार्टी द्वारा एम्प्लॉयज के बीच में सर्वे किया जाता है। उसमें जो सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री फर्म होती है उसको ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो इस बार मिला है ESF स्मॉल फाइनेंस बैंक को ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेट। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक 2017 में स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर है थ्रिसूर, केरल में, और चेयरमैन कौन है? PR रवि मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह, ये ग्रह है याद रखिएगा, हुरून इंडिया की रियल इस्टेट रिच लिस्ट है 2020 के लिए, जिसका नाम है ग्रह। इसका कौन सा एडिशन रिलीज किया गया है? तो ग्रह का 4था एडिशन रिलीज किया है हुरून ने। ग्रह जो कि हुरून इंडिया की रियल इस्टेट रिच लिस्ट है 2020 के लिए, इसका 4था एडिशन रिसेंटली रिलीज किया गया है। ग्रह को टॉप किसने किया, यानी फर्स्ट पोजीशन किसने हासिल की है? तो मुंबई के मंगल प्रभात लोढ़ा, ये रियल इस्टेट डेवलपर हैं, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। टोटल नेटवर्थ है इनकी 44,270 करोड़। चौथे वर्ष लगातार ऐसा है जब ग्रह को लोढ़ा फैमिली ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पर राजीव सिंह आए हैं, DLF। तो रियल इस्टेट के लिए जो रिच लिस्ट जारी की जाती है हुरून द्वारा, उसको ग्रह कहते हैं। रिसेंटली 4th एडिशन जारी किया गया है, जिसको टॉप किया है लोढ़ा फैमिली मुंबई की। मैं आपको बता दूं, हुरून इंडिया ने जो रिच लिस्ट जारी की थी उसको मुकेश अंबानी टॉप किया था। हुरून इंडिया ने पर कैपिटा इनकम के आधार पर जो रिच लिस्ट जारी की थी उसमें स्टेट के तौर पर महाराष्ट्र ने टॉप किया था। और अब रियल इस्टेट सेक्टर के लिए ग्रह नाम की हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी हुई है, जिसको लोढ़ा फैमिली ने टॉप कर दिया है। हुरून आपको पता है 2012 से ये रिच लिस्ट जारी कर रहा है। अनास रहमान जुनैद ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडा कारगिल रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के पहले सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को किसने इनॉग्रेट किया है? तो क्रेडा की पहली सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को RK माथुर ने इनॉग्रेट किया है, जो कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ये देख लीजिए, RK माथुर द्वारा क्रेडा की पहली सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पे? लातू विलेज।
लातू विलेज LOC लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान की तरफ का लास्ट विलेज है। क्रेडा ने रिसेंटली 41 हॉर्स पावर का ये समरसेबल यूज़ किया है, जिसके लिए लगभग 50 किलोवाट के सोलर पैनल यूज़ किए गए हैं। लातू विलेज में ये कंडक्ट किया जाएगा फर्स्ट सोलर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम क्रेडा की, जिसको इनॉग्रेट किया है किसने? RK माथुर। आपको पता ही है जम्मू कश्मीर और लद्दाख पहले आपस में थे, एक बाद में 31 अक्टूबर 2019 को अलग हो गए। आर्टिकल 370 के हटने के बाद से लद्दाख में 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, कारगिल और लेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप है वज्र, इसको रिसेंटली किस इंडियन पोर्ट पर कमीशन किया गया है? तो वज्र को रिसेंटली चेन्नई पर कमीशन किया गया है। ये देख लीजिए, वज्र इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ये 6वां ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। टोटल 7 बनने हैं, 7 बना रहा है कौन? लार्सन एंड टुब्रो। कहाँ पे बना रहा है? गुजरात में दहेज के पास इसका एक प्लांट है, वहीं पर ये 7 ऑफशोर पेट्रोल वेसल बना रहा है। किसके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, जिसमें से 6वां है आपका इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र। इतना याद रखिएगा, ICGS वज्र इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जिसको चेन्नई में रिसेंटली कमीशन किया गया है। बना कौन कर रहा है? लार्सन एंड टुब्रो। 7 बनाने हैं, 6वां है ये। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो 1978 में स्थापना हुई थी फॉर्मली। डिफेंस मिनिस्टर के तहत कार्य करता है। के नटराजन इसके डायरेक्टर जनरल है और मोटो क्या है? वयम रक्षाम। लास्ट क्वेश्चन आज का, ट्यूबरक्लोसिस को कम करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट के नेशनल ऑनर से किस स्टेट को सम्मानित किया गया है? तो एकमात्र स्टेट जिसको नेशनल ऑनर से सम्मानित किया गया है टीबी के केसेस को कम करने के लिए वो है केरल। कौन सा स्टेट है? केरल। केरल का जो ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम है उसके लिए केरल को नेशनल ऑनर से सम्मानित किया गया है, और केरल एकमात्र स्टेट है जिसको स्टेट कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। तो यूनियन गवर्नमेंट द्वारा स्टेट कैटेगरी में केरल को सम्मानित किया गया है टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम के लिए। केरल ने पिछले 5 वर्षों में 5% टीबी केसेस में कमी की है, और केरल का टारगेट है 2025 तक टीबी के केसेस को 80% कम करना, जो कि UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है 2030 तक, उससे 5 वर्ष पहले ही टारगेट है। इंडिया का भी एलिमिनेशन 2025 तक ही है, ये याद रखिएगा। तो केरल को टीबी इरेडिकेशन के लिए नेशनल ऑनर से सम्मानित किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। केरल की बात करें तो इस समय यहाँ का मध्यकेतन सोलर नेशनल पार्क बहुत चर्चा में है, आपको याद रखना है। वो यहाँ का नहीं है, वो तमिलनाडु का है। केरल का नहीं। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क तो आपको पता ही है यहीं पे। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन। आई होप कि आप इनका जवाब दे पाएंगे, और मंडे से मॉर्निंग में वीडियो वापस अपलोड हो जाएंगी। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।